नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार डीप डाइव में। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तलवारों, युद्धों और सुल्तानों के चश्मे से देखते हैं। हम बात करते हैं कि किसने किसे मारा, किसने कौन सा किला जीता। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ जंग की मैदान में नहीं बनता। दिल्ली सल्तनत 12वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी तक भारत पर काबिज रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? राजा के दरबार में वजीर कैसे काम करते थे? गांव का जमींदार खुद और मुकद्दम कैसे रहता था? क्या उस समय भी भारत में इंटरनेशनल ट्रेड होता था? और जो गुलाम स्लीव्स खरीदे और बेचे जाते थे, उनकी हालत कैसी थी? आज हम सल्तनत पीरियड के महलों के अंदर झांकेंगे और बाजारों की गलियों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक मिलिट्री स्टेट धीरे धीरे एक हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी में बदल गया। तैयार हो जाइए मिडीवल इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमी की सबसे डिटेल्ड क्लास के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट और रिलीजन के रिश्ते की। कई टर्किश सुल्तानों ने खुद को लूटेनेंट ऑफ द फेथफुल, खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। वो जुम्मे की नमाज खुतबा में बगदाद के अब्बासिद कैलिफ का नाम लेते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्या कैलिफ भारत का असली राजा था? बिल्कुल नहीं। सुल्तान सिर्फ इसीलिए कैलिफ का नाम लेता था ताकि वो दुनिया भर के मुसलमानों को ये दिखा सके कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा है। कैलिफ की पोजीशन सिर्फ मॉरल, नैतिक थी। भारत की जमीन पर असली पावर, पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के सुल्तान के हाथ में थी। सुल्तान ही सुप्रीम कमांडर था, सुल्तान ही सुप्रीम जज था। ओके, डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। इतिहास में बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक के किस्से बहुत मशहूर हैं। बलबन न्याय, जस्टिस के मामले में इतना सख्त था कि अगर उसका कोई रिश्तेदार भी खून करता तो उसे सजाए मौत मिलती थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक कदम आगे बढ़कर उलीमा, रिलीजियस क्लेरिक्स को भी कड़ी सजाएं देनी शुरू कर दी, जिन्हें पहले हर तरह की सजा से छूट मिली हुई थी। इसका मतलब साफ था, कानून के सामने सब बराबर हैं और सुल्तान की ताकत ही असली कानून है। ओके, academic definition. Moral suzerainty versus sovereign autonomy. Moral suzerainty is acknowledging a spiritual head for legitimacy while maintaining absolute sovereign autonomy in practical governance. Okay, हिंदी। दिल्ली के सुल्तान कैलिफ खलीफा का नाम सिर्फ सम्मान और इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ने के लिए लेते थे। असली पावर, कानून और सेना पूरी तरह सुल्तान के ही हाथ में होती थी। टेक अवे, द कैलिफ वॉज merely a symbolic figurehead. Absolute sovereign power rested completely with the sultan. सुल्तानों के पास पावर तो बहुत थी, लेकिन गद्दी मिलेगी किसे? दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी गद्दी का वारिस कौन होगा। इस्लामिक थ्योरी कहती थी कि राजा को इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में कोई भी ताकतवर बेटा गद्दी पर बैठ सकता था। हिंदुओं और मुसलमानों में एक नियम होता है जिसे प्राइमोजेनेचर कहते हैं, यानी सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में ये रूल लागू नहीं होता था। सारे बेटों का गद्दी पर बराबर का हक माना जाता था। इल्तुतमिश ने तो एक कदम आगे बढ़कर अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी दे दी, क्योंकि उसके बेटे नाकारा थे। लेकिन असली फैसला कौन करता था? नोबल्स, यानी दरबारी और आर्मी। अब और डिटेल कॉन्टेक्स्ट। जब भी सुल्तान मरता तो महलों में खून खराबा शुरू हो जाता। कोई सेफगार्ड नहीं था। जो भी मिलिट्री लीडर सबसे ताकतवर होता वो गद्दी छीन लेता, यूसरपेशन। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, पब्लिक ओपिनियन, यानी जनता की राय। जनता को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जब खलजीज ने बलबन के वंशजों को मारकर गद्दी छीनी तो दिल्ली की जनता इतनी भड़की हुई थी कि जलालुद्दीन खलजी कई महीनों तक दिल्ली शहर के अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसे दिल्ली के बाहर सीरी नाम का एक नया शहर बसाना पड़ा। अब एकेडमिक डेफिनेशन, मार्शल लेजिटिमेसी। Martial legitimacy is the political concept where the right to rule is derived primarily from military supremacy rather than strictly by bloodline. और हिंदी में, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा ऐसा कोई रूल नहीं था। जिसके पास सबसे बड़ी सेना और नोबल्स का सपोर्ट होता था वही गद्दी पर बैठता था। टेक अवे, इन द दिल्ली सल्तनत द स्वॉर्ड डिसाइडेड द सक्सेसर, नॉट द बर्थराइट। शुरुआत में सुल्तान को एक सेनापति चाहिए था, लेकिन बाद में सुल्तान की प्रायोरिटीज बदल गई। सुल्तान अकेला पूरा देश नहीं चला सकता था, उसे मंत्रियों की जरूरत थी, और सबसे बड़ा मंत्री होता था वजीर। लेकिन वजीर का रोल समय के साथ बदल गया। 13वीं सेंचुरी शुरुआती दौर में वजीर एक मिलिट्री लीडर होता था जो सेना लेकर लड़ने जाता था। लेकिन 14वीं सेंचुरी आते आते साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि पैसों का हिसाब रखना मुश्किल हो गया।
तब वजीर बन गया एक रेवेन्यू एक्सपर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके नीचे 2 बड़े ऑफिसर काम करने लगे, एक ऑडिटर जनरल जो खर्चों एक्सपेंडिचर पर नजर रखता था और एक अकाउंटेंट जनरल जो इनकम या रेवेन्यू की जांच करता था। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के समय वजीर का पद बहुत ताकतवर हो गया। उसका वजीर ख्वाजा जहां इतना भरोसेमंद था कि जब सुल्तान महीनों तक विद्रोहों रिबेलियंस दबाने बाहर रहता था तो पूरी राजधानी ख्वाजा जहां ही चलाता था। और फिरोज तुगलक का वजीर खानी जहां तो एक कन्वर्टेड टैलांग ब्राह्मणा था। उसने 18 साल तक वजीर के पद पर राज किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसे फुल अथॉरिटी हासिल थी। लेकिन फिरोज की मौत के बाद जब वजीर के बेटे खानी जहां टू ने राजा बनाने किंग मेकर का खेल खेलना चाहा तो नोबल्स ने वजीर के पद को ही कमजोर कर दिया। एकेडमिक डेफिनेशन। ब्यूरोक्रेटिक स्पेशलाइजेशन, द ट्रांजिशन ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम वॉरलॉर्ड्स टू स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट फाइनेंसेस एंड टैक्सेशन। हिंदी। शुरुआत में वजीर एक सेनापति होता था, लेकिन साम्राज्य बढ़ने पर पैसों का हिसाब रखना जरूरी हो गया, इसलिए 14वीं सेंचुरी तक वजीर एक फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। टेकअवे। द वजीर इवॉल्व्ड फ्रॉम अ बैटलफील्ड कमांडर इनटू द अल्टीमेट मैनेजर ऑफ द सुल्तानेट्स वास्ट रेवेन्यू एंड इकोनॉमी। अब बात करते हैं सल्तनत की रीढ़ की हड्डी की, सेना यानी आर्मी। मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज कहा जाता था और इसके हेड को आरिज़े ममालिक। लेकिन ध्यान रहे, आरिज़ कमांडर इन चीफ नहीं था। सुल्तान कभी भी अपनी सेना की कमान किसी और को नहीं देता था, वरना वो उसका गला काटकर गद्दी छीन लेता। आरिज़ का काम सिर्फ भर्ती करना यानी रिक्रूट करना, हथियार देना यानी इक्विप करना और सैलरी बांटना था। बलबन ने इस डिपार्टमेंट को बनाया और अलाउद्दीन खालजी ने इसे परफेक्ट कर दिया। और डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। अलाउद्दीन ने सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2 बड़े रिफॉर्म्स किए। पहला, दाग यानी ब्रांडिंग। घोड़ों पर गर्म लोहे से दाग लगाया जाने लगा ताकि सैनिक मस्टर यानी इंस्पेक्शन के वक्त खराब या कमजोर घोड़े ना ला सकें। दूसरा, हुलिया या चेहरा। हर सैनिक का डिस्क्रिप्टिव रोल यानी चेहरे का हुलिया रजिस्टर में लिखा जाता था ताकि कोई अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पर ना भेज दे। और सबसे बड़ी बात, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को जमीन यानी इक्ता देने के बजाय कैश सैलरी देना शुरू किया। एक घुड़सवार यानी ट्रूपर को साल की 238 टंकाज मिलती थी। इसी कैश सैलरी और डिसिप्लिन की वजह से वो मंगोलों को हरा पाया। Academic definition: military professionalization and standardization, creating a standing army paid in cash, utilizing standardization tools like DAG to prevent corruption and ensure combat readiness. सुल्तान सेनापति की पावर किसी को नहीं देता था। आरिज़ का काम सिर्फ भर्ती करना और पेमेंट देना था। अलाउद्दीन ने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू की ताकि कोई खराब घोड़ी ना ला सके। Takeaway: cash salaries and strict inspections transformed the Sultanate army into a highly professional and invincible fighting force. सेना और वित्त यानी फाइनेंस के अलावा 3 बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और थे। पहला, दीवाने रिसालत। ये डिपार्टमेंट धर्म, रिलीजन, पायस फाउंडेशंस और विद्वानों को वजीफा देने का काम करता था। इसका हेड चीफ सद्र होता था, जो आमतौर पर चीफ काजी यानी हेड ऑफ जस्टिस भी होता था। दूसरा, दीवाने इंशा। ये राजा का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। राजा के सारे कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, आदेश और दूसरे देशों के सुल्तानों के साथ बातचीत इसी डिपार्टमेंट के जरिए होती थी। तीसरा, इंटेलिजेंस, बरीज, सुल्तान की आंख और कान। अब कुछ डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट है। कानून के मामले में सल्तनत काफी प्रैक्टिकल थी। दीवानी मामलों में, सिविल लॉज में मुसलमानों पर शरिया लॉ लागू होता था, लेकिन हिंदुओं को उनके अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से जीने की आजादी थी, जो गांवों में पंचायतें और शहरों में जाति के लीडर तय करते थे। लेकिन क्रिमिनल लॉ सब पर एक समान लागू होता था, जो सीधी स्टेट तय करता था। और विद्रोहों से बचने के लिए सुल्तान पूरे देश में बरीद यानी जासूस फैला कर रखता था। चीफ बरीद हमेशा राजा का सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी होता था। अब हम इसकी एकेडमिक डेफिनेशन देखते हैं। Legal pluralism and covert surveillance, allowing different communities to be governed by their own civil laws while maintaining state control through centralized criminal law and covert intelligence. Finally, एक बार याद कर लेते हैं, दीवानी मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों की अपनी अलग कानून थी, लेकिन क्रिमिनल कानून सब पर बराबर लागू होता था। बरीज यानी जासूस सुल्तान की आंख और कान थे। समअप करते हैं, A combination of flexible civil laws, strict criminal laws, and a vast spy network kept the massive empire under central control. हमेशा एक सवाल आता है, दिल्ली में बैठा सुल्तान हजारों किलोमीटर दूर के राज्यों को कैसे कंट्रोल करता था?
इसका जवाब है इक्ता सिस्टम। जब तुर्कों ने भारत जीता तो उन्होंने पूरे देश को अलग अलग जमीनों ट्रैक्ट्स में बांट दिया। इन्हें इक्ताज कहा गया और जो नोबल्स इन्हें संभालते थे उन्हें मुक्ति या वाली कहा जाता था। यही इक्ताज बाद में मुगलों के समय में सूबाज या प्रोविंसेस बन गए। शुरुआत में ये मुक्तीज राजाओं की तरह रहते थे। उनका काम था अपने इलाके में शांति, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और किसानों से टैक्स, लैंड रेवेन्यू वसूलना। जो पैसा आता उससे वो अपनी सेना का खर्चा निकालते और बाकी पैसा खुद रख लेते। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हुई, सुल्तानों ने इन मुक्तीज की नकेल कसना शुरू कर दी। अब दिल्ली से ऑर्डर्स आने लगी कि तुम्हारा इनकम फिक्स है, तुम्हारी सैलरी फिक्स है, खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा, बैलेंस, वो तुम्हें सीधा दिल्ली भेजना होगा। हर 2 साल में उनके अकाउंट्स की सख्त ऑडिटिंग होती थी। अगर हिसाब में गड़बड़ी मिलती तो इन बड़ी बड़ी नोबल्स को भी भयानक सजा, टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी। हालांकि बाद में फिरोज तुगलक ने ये सजाएं बंद करवा दी। प्रोविंसेस के नीचे शिक्स होते थे और उनके नीचे परगना, जो 84 या 100 गांवों का समूह होता था, जिसे 84 कहते थे। एकेडमिक डेफिनेशन: provincial subordination and revenue auditing, converting semi-independent warlords into salaried bureaucrats strictly accountable to central revenue audits. 1 minute summary. शुरुआत में इक्ता होल्डर्स, मुक्तीज, राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन बाद में दिल्ली ने उनका सारा हिसाब मांगना शुरू कर दिया और जो पैसे बचाता था उसे सुल्तान को वापस करना पड़ता था। टेक अवे: The strict auditing of Ikta revenues marked the shift from a loose feudal system to a highly centralized empire. गांव के जमींदारों की जिंदगी सुल्तानों के मूड पर डिपेंड करती थी। अब दिल्ली के दरबार से निकलकर गांवों की तरफ चलते हैं। भारत की 90% आबादी गांव में रहती थी। पेजेंट्स, किसान। किसानों की जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी थी। एक तरफ अकाल पड़ते थे, दूसरी तरफ लगातार युद्ध होते थे, जिनका सारा बोझ अंत में किसान के कंधों पर ही आता था। वो सिर्फ जिंदा रहने लायक ही कमा पाते थे। लेकिन गांव में सब गरीब नहीं थे। एक वर्ग था जिसे हम रूरल जेंट्री कह सकते हैं। इनमें मुकद्दम्स, विलेज हेडमेन और खुट्स, स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स शामिल थे। अब डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट देखिए। इन खुट्स और मुकद्दम्स की जिंदगी बड़ी शानदार थी। उन्हें अपनी जमीन पर टैक्स में भारी छूट, कंसेशनल रेट्स मिलती थी। कई बार ये इतने भ्रष्ट होते थे कि अपना टैक्स भी डरा धमकाकर गरीब किसानों से भरवाते थे। इतिहासकार बरानी लिखता है कि ये जमींदार महंगे अरबी और इराकी घोड़ों पर सवार होकर घूमते थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे और पूरी तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। अलाउद्दीन खलजी ने जब ये देखा तो उसने इन जमींदारों की सारी प्रिविलेजेस छीन ली और उन्हें आम किसानों के बराबर ला खड़ा किया। लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद इन्होंने फिर से अपनी पुरानी ताकत वापस पा ली। इसके अलावा कई ऑटोनोमस हिंदू राइज राजा भी थे जो सुल्तान के अंडर काम करते थे, लेकिन अपने इलाकों में उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। एकेडमिक डेफिनेशन देखिए: रूरल स्ट्रैटिफिकेशन एंड elite extraction, a sharp divide between subsistence peasants and the rural gentry, where landlords exploit tax loopholes to enrich themselves. अब हिंदी में देखिए, गांव में सब गरीब नहीं थे। जमींदार, खुट्स, मुकद्दम्स अरब के घोड़े पर घूमते थे और अपना टैक्स भी गरीब किसानों से भरवाते थे। अलाउद्दीन ने इनकी ये मनमानी बंद कर दी थी। टेक अवे देखिए: The medieval countryside was deeply unequal, controlled by a wealthy rural gentry who often exploited the ordinary peasants. क्या दिल्ली सल्तनत सिर्फ खेती पर चलती थी? बिल्कुल नहीं। ये दौर भारत में ट्रेड और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था। सड़कें सुरक्षित हो रही थीं, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा था और सिल्वर टंका व कॉपर दिरहम जैसी साउंड करेंसी आ चुकी थी। इसका नतीजा, शहर फलने फूलने लगे। इब्ने बतूता लिखता है कि दिल्ली पूरे पूर्वी इस्लामिक जगत यानी ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर था और दौलताबाद, साउथ इंडिया, भी दिल्ली के ही बराबर बड़ा हो चुका था। अब डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: भारत का सामान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा था। बंगाल, सोनारगांव का कच्चा रेशम, रॉ सिल्क और मलमल, मसलिन। गुजरात, कैम्बे के शानदार कपड़े और सोनी चांदी का काम। और ये व्यापार कर कौन रहा था? कोस्टल ट्रेड, समुद्री व्यापार पर मारवाड़ीज, गुजरातीज, जैन्स और मुस्लिम बोहरा व्यापारियों का कब्जा था, जबकि जमीनी व्यापार, ओवरलैंड ट्रेड, मुल्तानी हिंदूज और खुरासानी संभालते थे। ये व्यापारी इतने अमीर थे कि बड़े बड़े नोबल्स को जब पार्टी देनी होती थी तो वो इन मुल्तानी व्यापारियों से भारी भरकम लोन्स लेते थे। कैम्बे के जैन व्यापारियों के पास तो पत्थर के विशाल महल हुआ करते थे। अब एकेडमिक डेफिनेशन: अर्बन कमर्शियलाइजेशन एंड मर्केंटाइल वेल्थ,
The rapid growth of cities driven by robust international trade networks, empowering trading communities to finance both state infrastructure and noble extravagance. अब हिंदी में दिल्ली सल्तनत में व्यापार अपने चरम पर था। मुल्तानी और गुजराती व्यापारी इतनी अमीर थे कि बड़े बड़े नोबल्स और अधिकारी दावती करने के लिए उनसे उधार यानी लोन्स लिया करते थे। टेकअवे: A booming international trade network transformed Indian merchants into some of the wealthiest elites in the Sultanate. लेकिन ये इकोनॉमिक बूम अचानक से कैसे आ गया? इसका राज छिपा था टेक्नोलॉजी में। जब तुर्क भारत आए तो वो अपने साथ सेंट्रल एशिया और अरब दुनिया की कई नई तकनीकें लेकर आए, और जब ये नई तकनीकें भारत के बेहतरीन कारीगरों के हुनर के साथ मिली तो चमत्कार हो गया। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: क्या क्या नया आया भारत में? पहला है द स्पिनिंग व्हील, चरखा। इससे कपड़े बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई। दूसरा है कॉटन कार्डर्स बो, धुनिया। इससे रुई को जल्दी और बेहतर तरीके से साफ किया जाने लगा। तीसरा है पेपर मेकिंग, कागज बनाना, जो चीन ने खोजा था और अरबों के जरिए भारत पहुंचा। चौथा है द राहत, पर्शियन व्हील। सिंचाई के लिए गहरे कुओं से पानी निकालने वाली ये मशीन खेती के लिए वरदान साबित हुई। पांचवा है आयरन स्टिरअप, लोहे की रकाब, जिसने युद्ध का तरीका बदल दिया, घुड़सवारों को स्थिरता दी और मेटलर्जी इंडस्ट्री को जन्म दिया। छठा है आर्च एंड डोम, मेहराब और गुंबद। इसके लिए एक नई सुपीरियर मोटर, सीमेंट जैसा मसाला का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे विशाल और खूबसूरत इमारतें बनने लगीं। Academic definition: technological transfer and economic multipliers. The transfer of innovations like paper and the spinning wheel via trade routes, serving as economic multipliers that massively increased production efficiency. हिंदी में टर्क्स अपने साथ कई नई टेक्नोलॉजी लाई, जैसे चरखा, कागज बनाना और राहत, पर्शियन व्हील। जब ये तकनीकें भारत के बेहतरीन कारीगरों के हाथों में आई तो इकोनॉमी में उछाल आ गया। Takeaway: The fusion of introduced Islamic technologies with legendary Indian craftsmanship sparked a massive economic and industrial boom. इतनी दौलत, इतने व्यापारी, इतनी बड़ी सेना, तो सुल्तान और उसके दरबारियों, नोबल्स का लाइफस्टाइल कैसा होगा? जवाब है dazzling and ostentatious, अत्यंत भव्य और दिखावटी। सल्तनत के सुल्तानों का रहन सहन उस समय दुनिया के सबसे शानदार शासकों, इस्लामिक रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया को टक्कर देता था। बलबन ने एक ऐसा दरबार बनाया था जिसका मकसद ही लोगों के दिलों में खौफ और खौफनाक सम्मान और पैदा करना था। इब्न बतूता लिखता है कि मोहम्मद तुगलक का दरबार कोर्ट ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 खंभों वाला हॉल था, जहां कीमती लकड़ी की पॉलिश किए हुए खंभे लगे थे। अब डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट में सुल्तानों का खर्चा सोच से परे था। मोहम्मद तुगलक हर साल अपने नोबल्स को 2 लाख कीमती रोब्स ऑफ ऑनर, सम्मान की पोशाकी तोहफे में देता था, जो विदेशों से आए मखमल, वेलवेट और रेशम से बनती थीं। सुल्तान के जूते तक सोने और रत्नों से जड़े होते थे। एक जोड़ी जूते की कीमत 70,000 टांकास तक होती थी। और नोबल्स का क्या कहना? फिरोज तुगलक के वजीर खान जहां को साल की 15 लाख टांकास की सैलरी मिलती थी। एक नोबल बशीर तो अपने पीछे 13 करोड़ की दौलत छोड़कर मरा। ये नोबल्स इसी पैसे से अपने बड़े बड़े महल, बाग, ऑर्चर्ड्स और अंगूर खरबूजे के खेत बनवाते थे। अब अकेडमिक डेफिनेशन में aristocratic ostentation and wealth concentration, extreme conspicuous display of wealth to project power and legitimacy, leading to a massive disparity between the ruling elite and the common populace. अब हिंदी में सुल्तान और नोबल्स का जीवन बेहद शाही था। मोहम्मद तुगलक हर साल 2 लाख कीमती कपड़े बांटता था। वजीरों को लाखों की सैलरी मिलती थी, जिससे उन्होंने विशाल महल और बाग बनवाए। अब टेकअवे में the phenomenal wealth extracted from trade and land revenue fueled an extravagantly luxurious lifestyle for the sultan and his nobles. इस शानदार दुनिया का एक बहुत ही काला सच भी था: स्लेवरी, गुलामी और भयानक गरीबी। शहरों में एक तरफ जहां नोबल्स करोड़ों की दौलत में खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कारीगर, आर्टिजन्स और मजदूर बेहद मुश्किल हालात में जी रहे थे। एक लोअर क्लास अधिकारी 5 टंका महीने में अपनी फैमिली चला लेता था, लेकिन एक आम मजदूर को मुश्किल से महीने के 2 या 3 रुपए मिलते थे। और बात करें स्लेव्स की, गुलामों की, तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था। गुलामी भारत, अरब और यूरोप हर जगह पहले से मौजूद थी। युद्ध में हारे हुए लोगों को बंदी बनाकर गुलाम बना लिया जाता था। भारत के साथ साथ वेस्ट एशिया में बाकायदा इंसानों के बाजार, स्लेव मार्केट्स लगते थे। डीप डाइव कॉन्टेक्स्ट: गुलाम सिर्फ नौकर नहीं थे। टर्किश, कॉकेशियन, ग्रीक और इंडियन गुलामों की बहुत डिमांड थी।
कुछ गुलाम बेहद स्किल्ड होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था जो सुल्तान बन गया। फिरोज तुगलक को गुलाम जमा करने का शौक था। उसने 1,80,000 गुलामों की फौज बना ली थी। इनमें से कुछ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड बनी और कुछ को कारखानाज वर्कशॉप्स में काम सिखाया गया। भले ही कुछ गुलामों को अच्छा खाना और छत मिल जाती थी, शायद बाहर भूखे मरने वाले आम मजदूर से बेहतर, लेकिन आजादी, लिबर्टी सबसे ऊपर थी। किसी गुलाम को आजाद करना दोनों धर्मों, हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत बड़ा पुण्य, मेरिटोरियस एक्ट माना जाता था। Academic definition: institutionalized servitude and socio-economic stratification. The normalization of slavery for domestic and military labor, highlighting the stark socio-economic contrast between ultra-wealthy elites and the working class. हिंदी: गुलामों की खरीद फरोख्त आम बात थी। कुछ गुलाम अपनी योग्यता से ऊंचे पदों पर भी पहुंचे, लेकिन समाज में भयानक गैर बराबरी थी। नोबल्स महलों में रहती थी और मजदूरों को गुजारा करना मुश्किल था। फाइनल टेकअवे: Behind the glorious monuments and wealthy trade networks of the Delhi Sultanate lay a society deeply divided by extreme wealth concentration and institutionalized slavery.